नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और विधानसभा में विपक्ष की कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में है जिन्हें सरल, सहज मगर शब्द बाण का धनी माना जाता है। स्वभाव से शांत रहते हैं और उन्हें विपक्ष में कमान मिली है। नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस के तेवर महंत के मिजाज के विपरीत हैं। महंत बहुत आक्रामक तरीके से विपक्ष को संसद में, विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये छवियों में जो परिवर्तन है और जिस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं और जिस तरीके से सत्ता का तेवर है, इन्हीं पर बात करने में आया हूं डॉक्टर चरणदास महंत जी के पास। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर, आप बहुत सरल, सहज, मृदुभाषी, गहरे पानी पैठ बात बोलने वाले, ये परिवर्तन सदन के अंदर क्यों है? देखिए, ये सहज सरल स्वभाव से है, वो तो हमारा आंतरिक स्वभाव है जो हमारे परिवार से या क्या कहते हैं पूर्वजों की कृपा से मिला हुआ है। और मूल रूप से कबीरपंथियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। मगर जब कबीरपंथी या कबीर जी कहिए, जब सामाजिक लड़ाई लड़ने जाते हैं तो फिर लुकाठी हाथ में लेके जाते हैं, चिल्लाते हैं, निडर होते हैं, काकर पाथर जोर के वाली बात कहते हैं। तो इस तरह से मुझे भी अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती है। मैं अध्यक्ष रहा, मुंह बंद था। अब ऐसी जवाबदारी सौंप दी गई है कि मुंह खोलना पड़ रहा है। विपक्ष के नेता होने के नाते तीखापन भी आपको लाना पड़ेगा, तो वो मुझे तीखापन भी लाना पड़ेगा। और विपक्ष के होने के नाते बार बार विपक्षी दलों को उनके तेवरों से भी बढ़ के तेवर आपको दिखाने की बात होगी। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, दूसरे तीसरा दिन है, मैंने कोशिश की है, अपने साथियों को भी तैयार किया है कि नहीं, विपक्ष की भूमिका सही निभाएंगे, सकारात्मक भूमिका जैसी निभानी चाहिए लोकतंत्र में वो भी निभाएंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आक्रोश भी व्यक्त करेंगे। और उसको हमने इन 2 दिनों में आपको दिखाया है। किसान का मुद्दा उठाया आप लोगों ने, सरकार अपने ही जवाब में फंस गई। धान खरीदी का समय बढ़ा दो, इसको लेकर आप लोगों की मांग थी, आप लोगों ने बहिर्गमन कर दिया। मगर एक विषय सामने आ गया कि 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल ही कम हो गया, रकबा कम हो गया। कांग्रेस के हाथ एक मुद्दा आ गया है, इसको मैदान में कैसे उतारेंगे? अब हम लोग फिलहाल जी राहुल जी आ रहे हैं यात्रा पर, जी। उनकी यात्रा को हम ऐतिहासिक यात्रा बना दें, उसके बाद इन मुद्दों को लेंगे। अब उनने स्वयं स्वीकार किया है कि 3 लाख हेक्टेयर की जो फसलें हैं, या कहिए जो रजिस्टर्ड रकबा है, वो 3 लाख है, 3 लाख हेक्टेयर। तो कहाँ गया उसका धान, कहाँ गया? जो उनने अपना रकबा दिखाया है उतने में उनने 145 लाख क्विंटल कर लिया। तो बाकी के रकबे का धान क्या करे किसान? या तो मानो कि वो रखा हुआ है, या तो मानिए कि उसे बेचा जाएगा बाज़ार में। उसके प्रति आपका दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है, वो खरीदे। हम तो यही कह रहे थे कि धान खरीदी बढ़ाओ, बहुत सारे पैसे बचे हैं, किसानों के पास पैसे दे नहीं रहे हो, थोड़े बहुत उनके जेब में वो भी ख़त्म हो रहे हैं, तो जवाब दे ही नहीं रही किसान। आज हसदेव का मुद्दा उठा, और संयोग ऐसा है कि हसदेव का मुद्दा अशासकीय संकल्प के रूप में तब पारित हुआ जब आप अध्यक्ष थे। आज जो सत्ता में है, कल वो विपक्ष में थे, उस संकल्प में सर्वसम्मति थी। आज जो सत्ता की भूमिका है, उसको देख के नेता प्रतिपक्ष क्या महसूस करते हैं? इसलिए भी ये सवाल मौजूद है क्योंकि हसदेव से आपका निजी रिश्ता है, आप उस क्षेत्र से आते हैं। हसदेव से मेरा निजी रिश्ता है। हसदेव नहर में का जो पानी जो हमारे खेतों में आता है, उसकी उपज से मेरा शरीर बना हुआ है। बहुत मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। और उस रिश्ते के नाते ये भी रिश्ता है कि हसदेव बांगों के सपने मेरे पिताजी थे, उसको हमने पूरा किया। उनकी जो सोच थी कि अगर हसदेव बांगों का पानी जांजगीर ज़िले में, पूरा रायगढ़ ज़िले में पहुंच जाएगा, तो यहाँ के किसानों को 2 फसली के लिए पानी मिल जाएगा। यहाँ के किसान बहुत गरीब हैं, अक्सर उसी बेल से लोग सब पलायन करते थे।
जयपुर का एरिया हो, जांजगीर का एरिया हो, पामगढ़ का एरिया हो, अकलतरा का एरिया हो, मुख्यतः वहाँ अनुसूचित जाति के लोग हैं। उन लोगों ने देख के मेहनत की थी और एक वर्ल्ड बैंक से ये करार हुआ था कि हम 2 फसल के लिए पानी देंगे, और बना भी ऐसा कि एक फसल पे दे नहीं पा रहे हैं। अब बात आ रही जब ये हसदेव का जो पेड़ है वो कट जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, वहाँ पर जो खदानें हैं अगर उसको अडानी को सौंप दिया गया, खनन हो जाएगा, तो हमारा जो पिछले सालों में 10-20 सालों में लगभग 160% हमारा ग्रोथ बढ़ा है किसानों का, वो 100% से भी धीरे 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 कम हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति आएगी कि हमारी सिंचाई क्षमता खत्म हो जाएगी और हम फिर वहीं गरीब के गरीब बन जाएंगे। इसलिए हमारा विरोध है कि अब फिर विरोध का मतलब भी है कि जब हमने मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने ये तय कर लिया, ये ऐतिहासिक संकल्प पारित कर दिया कि हम लोग उसको अब नहीं देना चाहते, उसके बावजूद आपके अधिकारी ने बिना मुख्यमंत्री बने, बिना सरकार बने काटने का अधिकार दे दिया। 15-20 हज़ार पेड़ ऑफिशियली कटे हैं, उनने जो आदेश दिया है 15,000 का, मगर अनऑफिशियली तो 40,000 से भी ज़्यादा पेड़ कटे। तो इस तरह से अंधाधुंध जो आप लोग किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अंधाधुंध आँख बंद करके सभी वहाँ के आदिवासियों के जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं, उनके संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस मामले में हमारा आक्रोशित होना, हमारा क्रोधित होना जरूरी था और है, हमने किया और करते रहेंगे। महतारी न्याय योजना बड़ी लुभावनी योजना थी। ये कहा जाता है कि विधानसभा के जो आज की विधानसभा है गठित होने के पहले अगर एक बहुत बड़ा अहम कोई मुद्दा था जिसने वोटों का समीकरण बिगाड़ दिया, वो महतारी न्याय योजना थी। हालांकि राजनीतिक समीक्षक, आलोचक, विश्लेषक इसके लिए आपकी सरकार के ही कुछ कार्यकाल और कुछ निर्णयों को जवाबदेह बताते हैं जो फैसला हुआ जनमत आया। लेकिन महतारी न्याय योजना में विषय ये आया कि जो घोषणा पत्र या मोदी गारंटी कार्ड था, संयोग से आपने मोदी गारंटी कार्ड दिखाया भी है विधानसभा में, हालांकि विषय आज चुका, पूछ लिया मैंने। लेकिन महतारी न्याय योजना में भी मोदी गारंटी कार्ड था, उसमें शब्द था सभी विवाहित महिलाएं। अब उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन सामने आए हैं, क्या वो भी एक विषय उठेगा विधानसभा में? आपको ताज्जुब होगा, कुछ उनके नेताओं का भाषण है कि ये जो महतारी वंदन योजना का पैसा है वो कलेक्टर की बीवी को भी मिलेगा, मेरी बीवी को भी मिलेगा। और देख रहे हैं तो ऐसे किसी भी कोई भी नौकरी पेशा आदमी के बीवी को वहाँ नहीं मिल रहा है। बल्कि जिन लोगों को 500 रुपये का अगर कहीं पेंशन मिल रहा है, 500-700, उसमें भी ये है कि 500 + 500 करके आपका 1000 कर दिया जाएगा। सामाजिक पेंशन में ऐड करेंगे, पेंशन में उसमें ऐड कर देंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि तरह तरह के उन पर बंधन लगा रहे हैं। हालांकि उनको बंधन को आप कम कर रहे हैं, मगर आपकी शादी कब हुई, एक पहले बोले थे कि हम एक परिवार में 3 को देंगे, अब एक परिवार में 1 को हो गया। तो इस तरह से जो ये लोग नए नए नाटक कर रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, बिना मतलब कि उनने जोश जोश में कह दिया चुनाव जीतने के लिए, अब उनके गले की हड्डी बन चुकी है। और यही हड्डी मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये लोकसभा में भाजपा की गले की हड्डी बनेगी और वो क्रोधित होकर जो महिलाएं हैं वो सड़क पर आएंगी और इनका नक्शा बदलेंगी। एक और विषय आ रहा है, बजट बस 9 तारीख को पेश होना है। आपका जो कार्यक्रम है, जो हमको जानकारी में है कि आप सब रहेंगे बजट में, क्योंकि राहुल जी शायद दिल्ली जा रहे हैं। उस बजट को लेकर जब कांग्रेस की सरकार थी, आप विधानसभा अध्यक्ष थे, तो ये आखिरी के कार्यकाल में ये आया कि भाई प्रतिभूतियाँ बेची कांग्रेस सरकार ने और कर्जा बेशुमार ले लिया। इस सरकार में, नवगठित सरकार का पहला बजट है, क्या अपेक्षाएं हैं नेता या विपक्ष की अपेक्षाएं क्या है और कर्जे का संतुलन क्या होना चाहिए, क्या मानते हैं? देखिए, ये भी अंधाधुंध कर्जा लेंगे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। इन्होंने वादा किया है कि 3100 रुपये में खरीदेंगे धान, खरीदने की कोशिश हो रही है, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करना चाहते हैं। मातृवंदना योजना के लिए भी पैसे नहीं है, इसके लिए भी कर्जा लेंगे। और पूरी सरकार 1 साल में ही कर्ज से इतनी डूब जाएगी
कि हमारे सब जो सामाजिक कार्य हैं और गांव की सड़कें हैं, गांव के काम हैं, वो सब ठप हो जाएंगे। आप देखते रहिए इन बातों को। वैसे भी इनने पहला आते ही आदेश निकाल दिया है कि जो काम स्वीकृत हुआ है मगर काम शुरू नहीं हुआ है, जिसकी स्वीकृति प्रशासनिक नहीं मिली है, सब कामों को बंद कर दें। ये नाटक नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं ही नहीं। आज भी उनके पास पैसे नहीं हैं, कल भी उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो ये व्यवस्था तो उन्हें बड़ी सोच समझ की करनी पड़ेगी, और जब समय आएगा तब हम लोग देखेंगे। नेता प्रतिपक्ष जी, आखिरी प्रश्न है मेरा। प्रश्न उस दिन का है जिस दिन मुख्यमंत्री के विभाग के विषय लगे थे, और जैसा कि अमूमन हो जाता है, प्रश्न पूछे नहीं जा सके, मगर उसमें 3 प्रश्न आबकारी विभाग के थे। आबकारी विभाग के प्रश्नों में जो जवाब आए, वो जवाब को पढ़ने से ऐसा लगता है कि कोई भ्रष्टाचार ही नहीं, कोई घोटाला ही नहीं, कोई गड़बड़ ही नहीं हुआ। बिल्कुल सेम मसला तब उठा जब धर्मलाल कौशिक ने एक विषय उठाया और उस पर उनको, अपनी सरकार को इन्होंने घेरा। ये परिस्थितियां क्या बताती हैं? क्या लग रहा है आपको? इस सरकार का प्रशासन पे कोई नियंत्रण है? क्या है, किस रूप में देखते हैं इसको? मैं तो इन 2 महीने में देखा हूँ, प्रशासन पे रंच मात्र भी किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। लोग कहते थे कि ये छाया मंत्रिमंडल है, जो, बुरा मत मानिएगा, रमन सिंह के निर्देश पे चलेगा। रमन सिंह की नहीं चल रही है। ये छाया मंत्रिमंडल है जो ऊपर वालों के निर्देश पे चलेगा। ऊपर वाले का पता नहीं है, निर्देश देने का वो कोशिश भी नहीं कर रहा है। और पहला ट्रांसफ़र हुआ तो लोग बोलते हैं कि उनको डांट पड़ गई, ट्रांसफ़र रुक गया। दूसरा ट्रांसफ़र हुआ तो वही भ्रष्ट लोग जो कभी नामी गिरामी थे, वही लोगों को आपने गले लगा लिया। मुझे जानकारी मिली है, अभी पूरी जब आएगी तब बताऊंगा, इस आबकारी विभाग वाले में पूरा का पूरा कब्जा उन्हीं लोगों का है जिनका पिछले सरकार में काम चल रहा था। मुझे एक आदमी ने बताया कि भैया अभी तो ये तय हो रहा है कि किन किन 5 लोगों को पूरे 5 वर्ष में सप्लाई करने के आदेश दिए जाएं, इस पर कोशिश हो रही है, आदमी खोजे जा रहे हैं। तो ये सरकार भी फंसेगी अगर गलत काम कर गई तो, और हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। और जिस ढंग से लग रहा है कि ये भी, मुझे तो ये सुन के ताज्जुब हो रहा है, आपको अभी कहना नहीं चाहता मैं, कि पुलिस के ट्रांसफ़र में भी अभी पैसे की बात हुई है। अभी तो शराब में तो हो ही रही होगी। तो कैसे इनकी छवि स्वस्थ है, या मोदी जी ने क्या गारंटी दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा बटोर के लाने की गारंटी दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने की गारंटी दी है, उस गारंटी को देखना चाहते हैं जो अभी पिछले पन्ने पर है। यानी राहुल जी के जाने के बाद भी और राहुल जी के दौरे के दौरान भी सदन के भीतर कांग्रेस गूंजते रहेगी? बिल्कुल। आने से 2 दिन पहले हमने एक दिन किसानों के नाम का गुंजन किया है वहाँ। आज हमने हसदेव बांगू का गुंजन किया है। कल थोड़ी, चूँकि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, हम लोग ज़्यादातर लोग उनके स्वागत में रहेंगे। हमारी संख्या यहाँ कम होगी, और सब नए लोग हैं अधिकतर, तो सीखने वाले लोग हैं, इसलिए बेचारे ज़्यादा नहीं गुंजायमान कर पाएंगे। फिर 14 के बाद फिर से हम लोग अपने ढर्रे पे शुरू हो जाएंगे, और इसी तरीके से इनको परेशान करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चरणदास महंत जी। जी। ये थे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जो बता रहे थे कि आखिर कांग्रेस के तेवर क्या होने हैं विधानसभा में। सत्ता पक्ष को लेके चरणदास महंत ने शबीना अदीब की नज़्म की 2 पंक्तियां पढ़ी, खासी चर्चित हुई। उन्होंने कहा, किस्मत ने जरा सा क्या नवाजा कि आ बैठे हो पहली सब में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। डॉक्टर चरणदास महंत की ये बात कितनी गूढ़ है, कितनी गहरी है, इसे समझने वाले ही समझते हैं, और यही डॉक्टर महंत हैं। वो डॉक्टर महंत उस तीखे तेवर के साथ सदन के अंदर हैं जो सरल हैं, सहज हैं, सौम्य हैं, मृदुभाषी हैं, और जब कहते हैं तो उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं। सोचते सोचते वक्त गुजर जाता है। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।